आज हमारे सामने भारतीय संविधान का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा, राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं ना, वो इसे सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट बताते हैं। तो आज हम इसी लिस्ट को खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, क्यों बनाया गया था। ये टू डू लिस्ट वाली बात बिल्कुल सही है। आप इसे हमारे संविधान निर्माताओं का एक विजन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ये उनका सपना था कि भारत सिर्फ एक राजनीतिक रूप से आजाद देश न बने, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण, एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, मतलब एक वेलफेयर स्टेट, जहां मौलिक अधिकार सरकार पर लगाम लगाते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती। वहीं ये निर्देशक सिद्धांत सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए इस लिस्ट को खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि समझने में आसानी के लिए इन सिद्धांतों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। बिल्कुल। तो इस टू डू लिस्ट का पहला हिस्सा साफ तौर पर आर्थिक और सामाजिक बराबरी पर है। यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये जो समाजवादी सिद्धांत हैं, ये इस सोच पर आधारित हैं कि राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ मतलब सीमाएं सुरक्षित करना या कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि हर नागरिक के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना भी है। ये सिद्धांत सरकार को एक पॉजिटिव भूमिका देते हैं, एक सकारात्मक भूमिका। हाँ, एक ऐसी भूमिका जिसमें राज्य को ये सुनिश्चित करना है कि हर किसी को विकास करने और एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। और इसमें कुछ बहुत ही मजबूत विचार हैं, जैसे अनुच्छेद 39D, जो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को एक समान काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही से लेकर कोई सीधे कोर्ट नहीं जा सकता, पर इसी सिद्धांत ने 1976 के इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट की नींव रखी। हाँ, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ये दिखाता है कि ये टू डू लिस्ट सिर्फ कागज पर नहीं है, ये असल में कानून बनाने के लिए एक प्रेरणा रही है। आपने बहुत अहम बात कही। ये सिद्धांत एक तरह से एक नैतिक दबाव बनाते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 41 है, जो काम पाने के अधिकार की बात करता है। अब देखिए, सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसी सिद्धांत की भावना को ध्यान में रखकर मनरेगा जैसी योजनाएं, बिल्कुल, मनरेगा जैसी योजनाएं बनाई गई जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देती हैं। ये दिखाता है कि सरकारें इस लिस्ट के आइटम्स को चेक करने की कोशिश करती हैं, भले ही अपने तरीके से, बल्कि ये आम इंसान की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। जैसे अनुच्छेद 42, जो काम करने के लिए मानवीय माहौल और मातृत्व राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आज भारत में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जिसमें महिलाओं को 26 हफ्तों की पेड लीव मिलती है, उसकी जड़ें भी यही हैं। एकदम सही। और ये लिस्ट और भी गहरी होती जाती है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। और अनुच्छेद 47 तो सीधे सीधे लोगों के जीवन स्तर, पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने को राज्य का कर्तव्य बताता है। अच्छा, जैसे मिड डे मील स्कीम? हाँ, मिड डे मील स्कीम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम, ये सब इसी कर्तव्य को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये सब मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जो अपने नागरिकों की परवाह करता है। तो सरकार की इस टू डू लिस्ट का पहला हिस्सा तो साफ तौर पर आर्थिक और सामाजिक बराबरी पर था। लेकिन हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत की आत्मा सिर्फ आर्थिक नीतियों में नहीं, बल्कि उसके गांवों में, उसके आदर्शों में बसती है। और यहीं पर इस लिस्ट का दूसरा और शायद सबसे अनोखा हिस्सा आता है, गांधीवादी सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत भारत की जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। ये गांधी जी के विचारों और उनके सपनों को संविधान में जगह देते हैं। एक तरह से ये भारत को उसकी जड़ों से जोड़े रखने का एक प्रयास है। और यहाँ हमारे स्रोत में एक बहुत ही मजेदार चीज मिली, इसे याद रखने का एक फॉर्मूला। मुझे तो ये देखकर स्कूल के दिन याद आ गए। फॉर्मूला है, गांधी जी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर कॉमन पीपल, यानी VIP फॉर CP। चलिए देखते हैं ये काम करता है या नहीं। V से विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का गठन, जिसका जिक्र अनुच्छेद 40 में है। और ये वो आइटम है जिसे सरकार ने बाकायदा संविधान में संशोधन करके पूरा किया। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायती राज को एक क्या कहते हैं, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये इस टू डू लिस्ट पर एक बहुत बड़ा टिक मार्क था। हाँ, बहुत बड़ा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। I से इंडस्ट्रीज यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 43 में है।
कुटीर उद्योग, हाँ। और पी से प्रोटेक्ट यानी समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 46 में है। ये दोनों ही ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय से जुड़े हैं। सही बात है। और इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा है सीपी। सी से काऊ यानी गाय और दूसरे दुधारू मवेशियों के वध पर रोक लगाना। ये अनुच्छेद 48 में है। ये तो शायद सबसे ज्यादा बहस वाला सिद्धांत रहा है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक रूप से भी। संविधान सभा में भी इस पर बहुत तीखी बहस हुई थी कि ये आर्थिक सुधार के बारे में है या धार्मिक भावनाओं के बारे में। और आखिरी पी वो है प्रोहिबिशन, यानी नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। बिल्कुल। इसकी बात अनुच्छेद 47 में की गई है। आज भी कई राज्यों में जो शराबबंदी के कानून हैं, वो यहीं से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई गांधी जी की पूरी विचारधारा का सार लगता है। ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और नैतिक सुधार। एकदम। ये सिद्धांत गांधी जी के उस बॉटम अप विकास के मॉडल को दर्शाते हैं, जहां भारत का असली विकास शहरों से नहीं बल्कि आत्मनिर्भर गांवों से शुरू होता है। तो हमने समाजवादी बराबरी और गांधीवादी आदर्शों को देखा। ये दोनों भारत की जमीनी हकीकत से जुड़े हैं, लेकिन संविधान निर्माता भविष्य की तरफ भी देख रहे थे, एक मॉडर्न, एक लिबरल भारत की तरफ। और उनके इस विजन की झलक हमें इस टू डू लिस्ट की तीसरी श्रेणी में मिलती है, उदार बौद्धिक सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत तर्क, उदारवाद और आधुनिक सोच पर जोर देते हैं। इसमें ऐसे विषय हैं जो आज भी हमारी राष्ट्रीय बहस के केंद्र में हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो अनुच्छेद 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ये एक ऐसा आइटम है जिस पर दशकों से चर्चा हो रही है, लेकिन ये आज भी टू डू लिस्ट में ही है। संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई थी और इसे निर्देशक सिद्धांतों में इसीलिए रखा गया था ताकि भविष्य में जब समाज तैयार हो तब इसे लागू किया जा सके। इसी श्रेणी में एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनुच्छेद 50, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का निर्देश देता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और काम करने की प्रक्रिया पर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक असर नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी स्तंभ है, ताकि कानून का राज बना रहे, न कि किसी सरकार का। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। अगर न्याय देने वाला ही आजाद नहीं होगा तो न्याय मिलेगा कैसे? इसी में पर्यावरण और ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की भी बात है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा की बात करता है और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, जब हम क्लाइमेट चेंज और अपनी विरासत को बचाने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और आखिर में अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भारत की वैश्विक सोच को दिखाता है। ये कहता है कि भारत को राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति या आज की कूटनीति, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं मिलती हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमने सरकार की इस पूरी टू डू लिस्ट को देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से अलग कैसे हैं? क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में तो सब जानते हैं कि उनका हनन होने पर हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, तो इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी तौर पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ये इस पूरे विषय का सबसे जरूरी पहलू है और स्रोत में इसके बीच 4 मुख्य अंतर बहुत साफ तौर पर बताए गए हैं। पहला तो है उनकी जगह। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जबकि निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। लेकिन ये तो सिर्फ एक ढांचागत अंतर है। असली अंतर तो उनकी प्रकृति और ताकत में है ना? बिल्कुल। दूसरा अंतर उनकी प्रकृति का है। मौलिक अधिकार जो हैं वो ज्यादातर नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब बुरे हैं? नहीं, नकारात्मक का मतलब बुरा नहीं, बल्कि ये कि वे राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। वो कहते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता, जैसे भेदभाव नहीं कर सकता या बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकता। वहीं निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं। वो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि राज्य को ये करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक डोंट लिस्ट है और दूसरी डू लिस्ट। और यहीं से तीसरा और सबसे बड़ा फर्क निकलता है। हाँ, और वो है कि क्या आप इन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं? मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी जस्टिशिएबल,
अगर आपका कोई मौलिक अधिकार छीना जाए तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं मुझे मेरा हक वापस दो। लेकिन निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं, यानी नॉट जस्टिशिएबल। अगर सरकार समान वेतन नहीं दे रही तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि संविधान के भाग 4 को लागू करो। ये दिलचस्प है। एक मत करो लिस्ट है और दूसरी ये करो लिस्ट। लेकिन क्या ये सिर्फ उनके एक्शन पर ही बेस्ड है या उनके मकसद में भी कोई बुनियादी फर्क है? मेरा मतलब फंडामेंटल राइट्स हमें किससे बचाते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? यही चौथा और आखिरी फर्क है जो उनके लक्ष्य का है। मौलिक अधिकारों का मुख्य लक्ष्य राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वो व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र? हाँ, वो एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी हो। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या ये जो संविधान की आत्मा है, ये कभी-कभी मौलिक अधिकारों के रास्ते में नहीं आ जाती? कई बार हमने देखा है कि सरकार किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के नाम पर किसी मौलिक अधिकार पर पाबंदी लगाने की कोशिश करती है। जमीन अधिग्रहण के मामलों में ये टकराव अक्सर दिखता है। जब इन दोनों में टकराव हो तो क्या होता है? ये एक क्लासिक संवैधानिक बहस है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि मौलिक अधिकार हमेशा निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे खासकर 70 के दशक के बाद कोर्ट ने एक नया संतुलन बनाया। अब माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मौलिक अधिकार शरीर हैं तो निर्देशक सिद्धांत आत्मा। शरीर और आत्मा? हाँ, अदालतें अब कानूनों की व्याख्या करते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं जिससे दोनों के बीच एक सामंजस्य बना रहे। तो हमने देखा कि राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक और राजनीतिक दिशा सूचक की तरह है। ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि ये वो आदर्श है जिन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी हर आने वाली सरकार की है। ये समाजवादी, गांधीवादी और उदार विचारों का एक अनूठा मिश्रण है जो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति सम्मान और बराबरी के साथ जी सके। ये एक तरह से संविधान की अंतरात्मा है। तो ये देश का लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट है जिसे हर 5 साल में आने वाली सरकार को आगे बढ़ाना होता है। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर इन सिद्धांतों को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता तो फिर इनकी असली ताकत क्या है? सरकार को ये टू डू लिस्ट मानने के लिए क्या प्रेरित करता है? शायद इनकी असली ताकत कानूनी दबाव में नहीं बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े कोर्ट यानी जनता की अदालत में है। जनता की अदालत? हाँ। इनकी असली शक्ति उन जागरूक नागरिकों के हाथों में है जो वोट देते समय अपनी सरकारों से पूछ सकते हैं कि आपने संविधान की इस टू डू लिस्ट पे कितना काम किया। शायद असली एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अदालतें नहीं बल्कि चुनाव का बटन है।